आज करते हैं हम रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। देखो, जब हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो उनकी जर्नल एंट्री क्या हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिंपल जो हम काम करते हैं कि भाई अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया, यानी मैंने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, एंट्री क्या हो जाएगी, मेरे पास बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ठीक है, सेम वे अगर मैंने बैंक से पैसा यस मैम। निकाला है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। देन कहता है कि अगर ठीक आपने है। चेक रिसीव कर लिया कस्टमर से और चेक रिसीव करने के बाद उसको सेम डे में ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या होगा, आपके बैंक में उसी दिन पैसा रिफ्लेक्ट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस कस्टमर ने आपको चेक दिया है टू कस्टमर। ठीक है, फिर कहता है कि अगर जो चेक है वो आपने सेम डे पे बैंक में नहीं भेजा तो क्या होगा, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा पैसा, एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जिस भी कस्टमर ने तुम्हें दिया है कस्टमर अकाउंट। ठीक है, अब कहते हैं कि वो चेक मान यस। 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 8 दिन के बाद बैंक में भेज दो, तो जब भी आप बैंक में भेजोगे उस टाइम पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि कस्टमर का अकाउंट तुम पहले क्रेडिट कर चुके हो, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो। ठीक है, देन वो कहता है कि अगर कस्टमर सीधा सीधा आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दे, कस्टमर ने चेक नहीं दिया, डायरेक्टली आपको जो आजकल कहते हैं ना डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट कर दी या नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दिया, बात तो एक ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है जब जो चेक कस्टमर ने दिया है वो डिसओनर हो जाए। डिसओनर का मतलब क्या होता है, देखो डिसओनर का मतलब है कि आपने बैंक में जमा किया और पता चला कि कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे हैं ही नहीं, तो उस सिचुएशन में वो जो चेक है वो डिसओनर हो जाता है, बैंक मना कर देता है कि कस्टमर के पास इतने पैसे है ही नहीं, तो इस चेक की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो जब डिसओनर होता है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स का मतलब कस्टमर्स अकाउंट डेबिट और टू, आपने क्योंकि बैंक उस टाइम पे डेबिट किया था, अब वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी टू बैंक। ठीक है, समझ में आया डिसओनर क्या होता है। यस मैम, लेकिन मैम हमें चेक इन हैंड लिखना नेसेसरी होता है, जरूरी है। क्या कह रहे हो, मैम सिर्फ चेक नहीं लिख सकते। मैम चेक इन हैंड लिखना जरूरी है, सिर्फ चेक नहीं लिख सकते। सिर्फ चेक लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, पर चेक इन हैंड लिख देते हैं, जनरली लिख सकते हैं, टू चेक अकाउंट भी लिख देते हैं, ऐसी कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ठीक है, ओके मैम।
फिर कहता है कि यस एक मैम। कस्टमर से, अगली एंट्री है, अगर एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ और आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया और उस चेक को सेम डे ही आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हम क्या करते हैं, जैसे कैश की एंट्री होती है वैसे ही हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना हम, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और टू कस्टमर अकाउंट। अब कह रहे हैं कि अगर सेम एंट्री के केस में ये हो जाए कि वो चेक हो गया डिसओनर, तो क्या होगा? जब चेक डिसओनर होगा ना, तो हम जो डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है वो भी वापस ले लेंगे, यानी डिस्काउंट भी जो डेबिट किया था वो वापस से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स का मतलब क्या है, जो अकाउंट डेबिट किए थे उनको क्रेडिट कर दो और जो क्रेडिट किए थे उनको डेबिट कर दो। तो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसके बाद जो एंट्री है, When payment is made by issue of a व्हेन check. पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक, यानी देखो अभी तक तो हमने जितनी भी एंट्री की है ना, वहां पे आपको चेक रिसीव हो रहा था। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप पेमेंट कर Yes, रहे हो चेक के थ्रू, भाई जिसकी भी पेमेंट कर रहे हो, जो भी अकाउंट है, चाहे वो फर्नीचर अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या मतलब क्रेडिटर का अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट से रिलेटेड, मान लो जैसे आपका जो क्रेडिटर है उसी का अकाउंट है, तो मैंने लिखा सेलर अकाउंट, क्योंकि आप अब चेक में पेमेंट कर रहे हो डेबिट, और टू जहां पे कैश होता था वहां क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट yes, कहते हैं कि अगर आपने एक्सपेंस पे किए, पर्टिकुलर बोल दिया ना उसने, अब एक्सपेंस, सेम ऊपर वाली एंट्री है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर कहते हैं जब कैश विड्रॉ किया है बैंक से आपने, किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज को हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स, drawing. ड्रॉइंग Yes, अकाउंट ma'am. डेबिट, और उसके लिए मैंने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक अकाउंट। ठीक है, समझ Yes, आया? ma'am. Yes, ma'am. देन कहते हैं जब इंटरेस्ट, अब देखो बैंक से आप जब बैंक की सर्विसेज लेते हो ना, तो बैंक उन सर्विसेज के लिए इंटरेस्ट कह लो या सर्विस चार्ज कह लो, वो काटता भी है, क्योंकि जब आपका करंट अकाउंट होता है ना, तो बैंक उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो आपकी तरफ से घटता है, मतलब एक तरीके से वो आपके लिए खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सेम वे अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बैंक आपको इंटरेस्ट देता भी है। अब बैंक इंटरेस्ट देगा, इट मीन्स वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, क्रेडिट करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बैंक अकाउंट
डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी किया है। ठीक है, फिर कहते हैं कि यस मैम। अगर बैंक ने कोई चार्ज लगाया है, अब देखो एक तो था इंटरेस्ट और एक सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज का मतलब क्या है, जैसे बैंक जो आपको टाइम टू टाइम मैसेजेस भेजता है, बैंक ने आपको जो एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, पासबुक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, डुप्लीकेट पासबुक है, इसी तरीके से आपकी चेक बुक जो बैंक प्रोवाइड करता है, उन सर्विसेज के बदले में बैंक चार्ज काटता है। तो उसके लिए क्या होगा, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। काटेगा कहां से, आपके बैंक अकाउंट में से तो काटेगा। ठीक है, ये थी आपकी पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड एंट्रीज। इनमें कोई दिक्कत है? नो मैम। क्लियर है? यस मैम। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं, जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, यानी आपने क्या किया है, करंट अकाउंट के लिए आपने बैंक में पैसा जमा किया है। तो आपके पास से कैश जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? कैसे यस होगी मैम। देखो, मैं फिर से बता देती हूँ। वो कह रहे हैं आपने पैसा जमा किया मार्च 1 मार्च, तो मार्च 1 आपने पैसा जमा किया, किस पर्पज के लिए किया, कि ताकि आपका करंट अकाउंट खुल जाए, यानी बैंक अकाउंट खुल जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, भाई आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे आएंगे, और यस मैम। आपके पास से गया क्या, आपके पास से कैश गया, कैश। कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन में क्या जाएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर कहते हैं गुड्स यस। परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक 10,000। 5 मार्च को क्या किया है, मार्च 5 परचेज किए गुड्स। गुड्स परचेज। तो परचेज हमेशा मैं क्या कहती हूँ, डेबिट होती है। परचेज अकाउंट डेबिट डेबिट। 10,000 से। और कह रहे हैं पेमेंट हमने कैश में ना करके चेक से करी है, तो जब चेक से करी है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट यस कहता है मैम। 8 मार्च को क्या कह रहे हैं, कैश सेल्स 40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखो इसमें क्या है, इसको ना आप दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि सेम डेट पे है ना। तो देखो सिंपल एंट्री तो ये बनती है आपकी, मैं ये लिखू कैश अकाउंट डेबिट, मैं लिखू तो ये 40,000 और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और फिर मैं ये एंट्री करूं कि क्योंकि इन 40 में से ही तो 30 हमने बैंक में जमा किए हैं, यस बैंक मैम। अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट। लॉजिक तो बनता है आपका कि आप ये दो एंट्री पास करो, पर क्योंकि सेम डेट की एंट्री है और एक तरफ कैश डेबिट हो रहा है, एक तरफ कैश क्रेडिट हो रहा है, तो बेटर ऑप्शन यस है मैं मैम। क्या करूं, मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 10,000 और उसके बाद मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट 30,000
और टू सेल्स अकाउंट 40,000। अब ये वाली एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। देन कहते हैं विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। अब देखो 10 तारीख की जो एंट्री है ना, उसमें आपको मेंशन नहीं कर रखा कि उसने पर्सनल यूज के लिए कहां से विड्रॉ किया है, तो आप ये मानोगे कि कैश विड्रॉ किया है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितने से, कितने निकाले हैं? 5,000, मैम 5,000। ठीक है। टू कैश अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट एंट्री कह रहे हैं विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब के बार बैंक से विड्रॉ करें, एंट्री सेम ही रहेगी। और सेम इन द सेंस मतलब जो अकाउंट डेबिट होना है वो सेम रहेगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 4,000, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा अब कैश की जगह, ठीक है। फिर कहते हैं विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रखा 15 मार्च में कि किस पर्पज के लिए निकाला है, तो मैं ये मान के चलूंगी कि सिंपल मैंने कैश विड्रॉ किया है। कैश अकाउंट डेबिट कितने निकाले हैं? 12,000। और बैंक अकाउंट, ठीक है। अकाउंट नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है प्लेस 12,000। ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक यस बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। मैम। अब अगले में क्या कह रहा है कि उसने क्या किया, आपका जो करंट अकाउंट था ना वहां से पैसे निकाले। यानी मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा बैंक क्या होना है, क्रेडिट होना है मार्च 20। और क्या कह रहे हैं, उसने क्या किया, एक एफडी ओपन कर दिया, एफडी अकाउंट ओपन कर दिया। तो मैंने क्या किया, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? भावना क्लियर है? हिमांशी, भावना समझ में आया कुछ? यस अच्छा भावना अपना माइक ऑफ करो आज, यस तुम्हारे कनेक्शन में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है। मैसेज छोड़ देना अगर कुछ क्वेरी है तो। चलिए आगे करते हैं। आगे कहते हैं ओपनिंग एंट्री। देखो ओपनिंग एंट्री क्या है भाई, जिस साल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उस साल तो ठीक है, मुझे मैं पहली एंट्री ये करती हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। और हम कैश टू कैपिटल करके करते हैं। लेकिन फर्म बुक्स तो हर साल चेंज करती है, यानी नई बुक्स मेंटेन करती है हर साल। तो जब हर साल नई बुक मेंटेन की जाती है तो जो पिछले जो क्लोजिंग बैलेंसेस है पिछले ईयर्स के वो कैरी फॉरवर्ड करने होते। तो जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो पिछले बैलेंस, यानी
पिछले साल की जितनी भी असेट है आपकी, पिछले साल की जितनी भी लाइबिलिटीज है आपकी, उन सबको आप अपने जर्नल में पहली एंट्री, जिसको हम ओपनिंग एंट्री भी बोल देते हैं क्योंकि वो फर्स्ट एंट्री होती है, इसीलिए उसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, वो हम शो करते हैं। तो उस एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, उस एंट्री के अंदर हम हमारे जितने भी एसेट्स हैं उन सबको डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एसेट का हमेशा से डेबिट बैलेंस होता है, और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी और कैपिटल। अगर आपका बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आपका क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स कैपिटल। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपका मतलब अगर एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल कैपिटल दे रखा है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आपको एसेट भी दिया मिलेगा, लाइबिलिटी भी दे रखी होगी और कैपिटल भी दे रखी होगी। अब हम कहते हैं कि हमारा तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब अगर मेरा एसेट का टोटल इन दोनों से ज्यादा आता है तो बैलेंसिंग फिगर मेरा क्या होगा, यानी एसेट इज ग्रेटर देन लाइबिलिटीज। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा आपका कैपिटल रिजर्व। अगर कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल नहीं दे रखी तो आप बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल मानोगे, अगर कैपिटल दे रखी है तो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका कैपिटल रिजर्व। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आपकी ज्यादा है एसेट्स से तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, तो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका गुडविल। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, क्लियर है? yes, ठीक है, अब वो कहते हैं मान लो कुछ बैलेंस अपीयर हो रहे हैं आपकी बुक्स में, गोपाल की yes, ma'am. गोपाल की बुक में देखो, उससे समझ आ जाएगा। देखो वो क्या कह रहे हैं, कैश 8,000, कैश, तो हम कह रहे हैं हम अपनी असेट्स को हमेशा डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 8,000। देन कह रहे हैं बैंक बैलेंस दे रखा है 20,000, स्टॉक दे रखा है 54,000। तो बैंक अकाउंट 20,000, स्टॉक अकाउंट 54,000। फिर कह रहे हैं डेटर है, डेटर में देखो अलग अलग दे रखा है तो आप अलग अलग शो करोगे कि कौन कौन है, आप जर्नल एंट्री के टाइम पे अलग अलग शो करते हो। अशोक 12,000, पवन 15,000, विवेक 20,000। तो अशोक, पवन, विवेक।
ठीक है। देन कहता है मशीनरी 60,000 की है। अब या तो मेरे पास गुडविल निकल करके आएगी या कैपिटल रिजर्व। क्यों? तू क्रेडिटर्स में दे रखा है इसने क्या, तू चमनलाल कितना 7,000, ओमपाल 13,000 और 2 लाख की और तू कैपिटल 2 लाख। तो देखो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है 2,20,000, जबकि एसेट साइड का आपका टोटल है, एसेट साइड का टोटल आपका बनता है 1,89,000। तो लाइबिलिटी ज्यादा है एसेट से, इट मीन्स बैलेंसिंग फिगर को तुम क्या लिखोगे, गुडविल। और जब ये गुडविल डाल रहे हो ना तो इसके आगे बैलेंसिंग फिगर जरूर लिखना है, ठीक है। कितने की? 31,000। क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? यस ठीक है। अगर मान लो, यस यस मैम। मान लो यहीं पे अगर मैं कहती हूँ तुम्हारा टोटल जो है, सपोज करो कैपिटल आपकी होती 1,50,000 रुपए। अब इस सिचुएशन में असेट आपकी टोटल बन रही थी 1,89,000, लाइबिलिटी बनी आपकी 1,70,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाता, इधर डाल देते टू कैपिटल रिजर्व और वही ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितने से ये बनती आपकी 19,000। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। देन कहता है बेड डेट्स। यस बेड मैम। डेट्स, बेड डेट्स क्या होते हैं? देखो जब आप कस्टमर को क्रेडिट पे कुछ सामान देते हो और वो कस्टमर आपको पैसा देने से मना कर दे, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उसकी इंसॉल्वेंसी है या किसी और रीजन से, तो जितना पैसा आपको नहीं मिला वो अमाउंट आपका बेड डेट होता है। और बेड डेट को आप बुक्स में कैसे शो करते हो, बेड डेट आपका एक तरीके से लॉस हो गया, तो लॉस को हम क्या कहते हैं, हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो बेड डेट को आप डेबिट करते हो और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते हो। जैसे सिंपली अगर मैं कहूँ तो नॉर्मली कहते हैं ना, वो पर्सन तो पैसा देने से मना कर रहा है, वो कहते हैं कि मैं नहीं पे करूँ। या कई बार तुमने सुना होगा कि वो तो दिवाला निकाल के भाग गया। दिवाला निकालने का मतलब होता है इंसॉल्वेंट होना। इंसॉल्वेंट का मतलब अब उस पर्सन के पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो लोगों की उधार चुका सके, तो इसलिए उसने अपने आप को बैंक में ये घोषित करवा लिया है कि एक तरीके से अप्रूव करा लिया है कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं लोगों का पैसा नहीं दे सकता। और इस वजह से जितना अमाउंट आपका इरिकवर होने वाला होता है, जो आप रिकवर नहीं कर सकते, वो अमाउंट आपका बेड डेट्स बन जाए, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल दे रखा है जैसे आपकी बुक में, रवि हु ओन्ड अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट and 30 paise in a rupees received from his estate, the journal entry।
वो कह रहे हैं कि रवि एक ऐसा पर्सन था जिसको हमने 10,000 की उधार दे रखी, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें सिर्फ 30 पैसे, तो 30 पैसे का मतलब ये नहीं है कि 10,000 में से 30 पैसे मिले, उसका मतलब ये है कि वो 1 रुपए में से 30 पैसे देता है। 1 रुपए में से 30 पैसे का मतलब क्या हुआ? 30%। तो 10,000 में से 30 पैसे कितने रिसीव हुए होंगे आपको? 3,000। ठीक है, मुझे रिकवर नहीं होने वाले कितने हैं? 70 यस पैसे। बैड डेट्स हो गए मेरे 7,000 के और 2 रवि 10। ठीक है, समझ में आई ये चीज? क्लियर है? यस चलो अब इलिस्ट्रेशन नंबर 14 करते हैं। इसमें ना सारी चीजें हैं तुम्हारी। क्या क्या चीजें हैं? देखो, बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। पर मैंने एक गड़बड़ तो करी थी ना, पहले मैंने ओपनिंग एंट्री तो पढ़ी ही नहीं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि उसकी ओपनिंग एंट्री क्या है। यस 1 अप्रैल को वो कह रहे द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2020। कैश दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, देन एक्स वाई और जेड 3 डेटर दे रखे हैं। इन सबको डेबिट करो। क्रेडिट में क्या क्या आएगा? 2 बैंक लोन 10,000, 2 अजय, 2 विजय। अब देखो यहाँ पे कैपिटल नहीं दे रखी ना तुम्हें लाइबिलिटी साइड में, बैंक लोन और क्रेडिटर दे रखे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या बनेगा आपका? 2 कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, देखो यही कर रखा है ना, 2 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 65,100। इसमें कोई डाउट है इस एंट्री में? नो मैम ठीक है, अब देखो अप्रैल 2 को कह रहे हैं कि कैलाश ने 20,000 का सामान खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 2% कैश डिस्काउंट, और उसने 60,000 इमीडिएटली पे किए। बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश, हमने खरीदा है कैलाश, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का किया है? 20,000 का सामान, और मैंने किया 2% सॉरी 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी 18,000 में। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और टू कैलाश। तो कह रहे हैं कि 60% पेमेंट तो हाथों हाथ कर दी, तो 18,000 की 60% कितनी बनती है? 10,800। 18 छिका 108, 10,800 ही बनती है। अब 10,800 के ऊपर आपको मिलेगा क्या? 2% का डिस्काउंट। तो 10,800 में से 2% माइनस करो, 216 रुपए माइनस होंगे। तो 10,800 माइनस 216, 10,584 कैश पेमेंट, 216 रुपए का डिस्काउंट, और उधारी मेरी रह गई कितने की? 7,200। क्लियर हुआ ये कैसे हुआ? हाँ जी, यस नहीं यस मैम पक्का क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हुआ यस ना? चलो फिर 4 अप्रैल को यस कह रहे हैं कि एक्स को सामान बेचे है 9,000 रुपए में,
एक्स को सामान बेचा, एंट्री आपकी सिंपल होएगी, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000, और इधर भी 9,000। फिर कह रहे हैं कि एक्स से रिसीव किए 14,800। अब देखो सामान तो मैंने 9,000 का बेचा और रिसीव 14,800 किए, क्यों? क्योंकि मैं 6,000 रुपए एक्स से पहले भी तो ले मांग रही हूँ। तो एंट्री क्या होगी आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2x कैश में 14,800, डिस्काउंट 200, और x के कॉलम में चला जाएगा 15,000। ठीक है। देन कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। फिर कह रहे हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई फॉर 7850 in full settlement of his account and this check was immediately deposited into bank। immediately deposit किया, तो क्या कह रहे हैं? immediately deposit किया, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और 2,500, क्योंकि इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया है मैंने। 7850 डिस्काउंट अलाउड में आई थिंक सो 150 आएगा, और वाई के अकाउंट में चला जाएगा 8,000। ठीक है। देन कहते हैं जेड से एक चेक रिसीव हुआ है 10 तारीख को 2,000 रुपए, लेकिन सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक इन हैंड अकाउंट